हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मेरा नाम हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वह है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 1 to 7 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वह सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे इस पेज एडू अबॉर्ड पे जाएं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको ये सारी वीडियोज मिल जाएंगी। इसके अलावा भी और भी वीडियोज मिल जाएंगे, आप वो भी सारी वीडियोज जाकर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा कि जो भी नोटिफिकेशन है आने वाली वो आप तक पहुंच सके पहले। उसके अलावा अगर आप हमारे इस पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज एडू अबॉर्ड को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर का नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। इसी में पढ़ते हैं हम द 3 इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है मौर्यन डायनेस्टी के, वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद है बिंदुसारा और उसके बाद है अशोका। याद कर लीजिएगा, क्रोनोलॉजिकल में याद कर लीजिएगा कि पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसारा, तीसरा अशोका। व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स और वन आफ्टर अनदर देन द फैमिली इज कॉल्ड डायनेस्टी। तो अब बात आती है कि डायनेस्टी किसे कहते हैं। देखिएगा, कोई भी सेम फैमिली के जो व्यक्ति हैं, मेंबर्स जो हैं, वो रूलर बन जाते हैं एक के बाद एक, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। मान लीजिएगा, एग्जांपल लीजिएगा कि जैसे कि आपके दादा एक किसी फैमिली में रूलर थे, ठीक है, उसके बाद आपके पापा रूलर बने, फिर आप रूलर बनेंगे, तो यही डायनेस्टी होती है कि सेम फैमिली के मेंबर जो हैं वो रूलर बनते जाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। अबाउट 2300 ईयर अगो, अगर आज से लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ अ वाइस मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है, 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी। किसकी मदद से? एक बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत ही अव्वल दर्जे के व्यक्ति जिनका नाम चाणक्य था और कौटिल्य कहते हैं, उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी। चाणक्य रोट हिज आइडिया इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। और जो चाणक्य हैं उन्होंने अपने जो आइडियाज वगैरह हैं उनको एक बुक में लिखा, उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सेसेड बाय हिज सन बिंदुसारा। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसारा गद्दी पे बैठे, राज करने लगे। उसके बाद बिंदुसारा के बाद उसके सन जो है, बिंदुसारा के सन अशोका, वो किंग बने। पाटलिपुत्र नाउ पटना वाज द कैपिटल ऑफ ग्रेट एम्पायर। पाटलिपुत्र, पटना आज का जो बिहार की राजधानी है पटना, उसे ही पाटलिपुत्र कहते थे। उस समय इस कैपिटल हुआ करती थी इस ग्रेट एम्पायर की, मौर्यन एम्पायर की, वो क्या हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी। अब बात आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन an empire and a kingdom. The ruler of an empire were known as emperors. ठीक है, जो एक रूलर होते हैं एम्पायर के, उनको एम्परर्स बोलते हैं। whereas that of kingdom were known as king. a kingdom में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, king. The emperor need more resources than the king as the empire was large than the kingdom. emperor जो होता है उसको सबसे ज्यादा नीड होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है, क्योंकि किंगडम से बहुत ज्यादा बड़ा होता है एम्पायर। एम्पायर को चलाने के लिए बिग आर्मी भी चाहिए होती है, ठीक है, कि वो प्रोटेक्ट करे किंगडम के मुकाबले। द एम्पायर हैड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्स। एम्पायर में बहुत ज्यादा तादाद में ऑफिशियल लोग होते हैं जो क्या करते हैं, टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एन एम्पायर, एम्पायर में कॉम्पोजिशन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, एन एम्पायर हैड सेवरल सिटीज। एक एम्पायर की बहुत सारी सिटीज होंगी जहां पे मर्चेंट्स, व्यापारी लोग, ऑफिशियल लोग, क्राफ्ट पर्सन, ये सब रहा करते हैं। देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर एंड हर्डर इन, और इसी के अंदर आपको एक विलेजेस मिलेगा जहां पे फार्मर्स और हर्डर्स वगैरह रहा करते हैं। देयर वर ऑल्सो फॉरेस्ट एरिया, और इसमें फॉरेस्ट एरिया भी हुआ करते थे, ठीक है। एंड द पीपल लिविंग इन देम कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। और जो व्यक्ति इस फॉरेस्ट में रहा करते थे वो वहां से क्या, फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है उसे कलेक्ट किया करते थे और जानवरों को मारा करते थे अपने खाने के लिए। पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ। और यहाँ पे जो लोग हैं डिफरेंट काइंड के जो आपकी लैंग्वेजेस है वो बोलते थे, डिफरेंट टाइप के खाने खाया करते थे, डिफरेंट टाइप के वो क्लॉथ पहना करते थे।
अब आ जाते हैं हाउ वॉज द एम्पायर रूल्ड। अब एम्पायर रूल्ड कैसे होता है देखिएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर वर रूल्ड डिफरेंटली। हर एक पार्ट में जो एम्पायर है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग रूल करते हैं। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्पायर। देखिए जो एरिया पाटलिपुत्र के आसपास का जो एरिया था, जो अराउंड में एरिया था, उसको डायरेक्ट कौन कंट्रोल करता था? एम्परर कंट्रोल करता था। इन दीज एरिया द ऑफिशियल वर अपॉइंटेड बाय द एम्परर टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। और इसमें इन एरियाज में एम्परर जो होता था वो एक ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता था। वो ऑफिशियल्स का काम ये था कि वो कलेक्ट करें टैक्सेस को फार्मर्स से, हर्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर से कलेक्ट करके अपना कलेक्ट करें टैक्सेस। These official also punish those who disobeyed the emperor orders। और जो ये ऑफिशियल लोग होते थे वो उन आदमियों को, ऐसे आदमियों को पनिश भी करते थे जो कि एम्परर का ऑर्डर नहीं माना करते थे। These official were given salary by the emperor। और इन ऑफिशियल को जो सैलरी कौन देता था? एम्परर जो था वो सैलरी दिया करता था। Even though the emperor supervised these official with the help of member of royal family and senior minister। उसके अलावा भी आप ये भी देखेंगे, ये जो ऑफिशियल लोग होते थे ये भी अंडर सुपरविजन में रहते थे, किसी के सुपरविजन में रहते थे। वो व्यक्ति कौन होते थे जो सुपरविजन करते थे इनका? वो ही रॉयल फैमिली के मेंबर होते थे, जो इन ऑफिशियल्स का क्या करते थे? एक आपका मतलब कि उन पे स्पाई की तरीके से रखते थे, नजर रखते थे, और यही सीनियर मिनिस्टर बनते थे। देयर वर स्पाइज हु केप्ट अ वॉच ऑन दिस ऑफिस। द रॉयल प्रिंस वर अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। और जो रॉयल प्रिंस होता था वो कैसे अपॉइंट होता था? गवर्नर अपॉइंट होता था किसी भी एक प्रोविंस का। एज द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ प्रोविंस, क्योंकि एम्पायर जो था वो बहुत ही ज्यादा डिवाइड हुआ करता था प्रोविंसेस में। दीज रॉयल प्रिंस अपॉइंट एज द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड टू फॉलो द कस्टम रूल्स ऑफ द लोकल एरिया। और जो ये रूल्स प्रिंस जो था वो वहां पे अपॉइंट हुआ करते थे गवर्नर के रूप में किसी भी प्रोविंस में, किसी भी राज्य वगैरह में, तो उनको क्या करना था कि कुछ कस्टम्स और रूल्स जो थे लोकल एरिया के वो फॉलो करने पड़ते थे। The Maurya tried to control road and river because these serve as important route for transport and collected whatever resource were available as tax and tribute। देखिए मौर्यास जो थे वो चाहते थे कि कंट्रोल किस पे हो? रोड्स और रिवर पे हो। रोड्स और रिवर का मतलब शायद उस समय जो ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, चीजें रोड और रिवर्स के द्वारा हुआ करता था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रूट थे ट्रांसपोर्ट के। और ये चाहते थे कि इस पे रूल पे, इन पे हम कंट्रोल कर सके, तो जो टैक्स हैं वो कलेक्ट जो है वो हमारा बढ़ जाए, रिसोर्सेज जो है वो बढ़ जाए। The अर्थशास्त्र tell us that the northwest was important for blanket and South India for its gold and precious stone। अब देखिएगा कि कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई अर्थशास्त्र बुक है उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट था? ब्लैंकेट्स के लिए इंपॉर्टेंट था। और साउथ इंडिया का जो रीजन था, जो एरिया था, वो गोल्ड के लिए और प्रीशियस स्टोन के लिए, यानी कि सोना और कीमती, बेशकीमती जो स्टोन वगैरह होते हैं उनके लिए यूज हुआ, उनके लिए वो फेमस था। Perhaps these items were collected as tribute। और इसके बावजूद भी ये जो सारी आइटम्स है वो किस रूप में कलेक्ट करते थे? ट्रिब्यूट के रूप में कलेक्ट किया करते थे। द पीपल ऑफ फॉरेस्ट रीजन वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट दे प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, वुड, हनी एंड वैक्स टू द मॉरियन ऑफिशियल। देखिएगा जो फॉरेस्ट में एरिया में जो लोग रहा करते थे, पीपल रहा करते थे फॉरेस्ट एरिया के रीजन में, वो थे वो मर लेस इंडिपेंडेंट, वो कम और ज्यादा लेस इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि वो एक एलिफेंट प्रोवाइड करते थे, टिम्बर यानी वुड प्रोवाइड करते थे, हनी शहद प्रोवाइड करते थे, वैक्स जो बीज वगैरह से निकलता है वो सब मौर्यन ऑफिशियल जो ऑफिशियल थे उनको वो प्रोवाइड करते थे। व्हाट वाज ट्रिब्यूट? ट्रिब्यूट किसके कहते हैं? देखिए ट्रिब्यूट कोई टैक्स नहीं है, ट्रिब्यूट बिल्कुल भी कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्स के रूप में नहीं गिना जाता है ट्रिब्यूट को। टैक्स वाज कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। टैक्स जो है वो हमेशा के रेगुलर बेसिस पे आपका कटता है। जैसे आप देखते होंगे इनकम टैक्स हमारे इंडिया में कटता है, तो वो रेगुलर बेसिस पे हर साल जो है इनकम टैक्स जो है वो कटता है, तो ये टैक्स है क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे करता है। वेयर एज ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट was possible from the people who gave a variety of things more or less willing। ठीक है, और ट्रिब्यूट उसको होता है, कहते हैं जो भी व्यक्ति अपनी उसको इच्छा से किसी चीज को देता है वो ट्रिब्यूट के रूप में, वो टैक्स के रूप में नहीं देता है, तो उसको हम ट्रिब्यूट बोलते हैं। मतलब वो रेगुलर नहीं देता है ये ट्रिब्यूट के रूप में। अब आ जाते हैं एक मेगास्थनीज अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। मेगास्थनीज एक व्यक्ति हैं
जिनका जो कौन एम्बेसडर हैं ऑफ ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम सेल्यूकस निकोटर। ठीक है, एक एम्बेसडर हैं ग्रीक रूलर के जो वेस्ट एशिया में रूल करते हैं, जिसका नाम है सेल्यूकस निकोटर। वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो आए थे, और उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? इंडिका। उसमें क्या लिखा है? अबाउट द किंग हैज रिटन दैट, उसमें लिखा है किंग्स वगैरह में। ठीक है, द पब्लिक अपीयरेंस ऑफ द किंग वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। जो पब्लिक अपीयरेंस होती थी, जब राजा किसी पब्लिक में निकलता था तो वहां पे उसका बहुत जोरदार स्वागत हुआ करता था, बहुत ही पालकियां वगैरह ये सब उसको बहुत ज्यादा उसमें रहा करती थी। ही वॉज कैरिड इन द गोल्डन प्लैंकेट, और वो जो था वो गोल्डन प्लैंकेट यानी गोल्ड की जो डोली होती है उसमें बैठा करता था। उसके बाद ही गार्डेड रोड एलिफेंट डेकोरेट विद सिल्वर एंड, उसके अलावा यहाँ पे जो गार्ड होते थे वो एलिफेंट वगैरह के उसमें होते थे, उसके बाद उनको गोल्ड और सिल्वर वगैरह से भी डेकोरेट किया जाता था। सम गार्ड कैरी ट्रीज, और कुछ जो इसमें से गार्ड थे वो क्या करते थे? ट्रीज को कैरी करते थे। ऑन विच बर्ड लाइव बर्ड वर प्रेजेंट, उसमें जो कि जिंदा पंछी थे वो आपको मिलते थे उस ट्री में। एंड ट्रेन पैरेट सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्पर। द किंग वॉज नॉर्मली सराउंडेड बाय द आर्म वुमेन। जो किंग था वो जनरली किससे सराउंडेड होता था? आर्म्ड वुमेन के से सराउंडेड होता था। द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट फूड बिफोर ही एट। ठीक है, किंग के पास एक ऐसा स्पेशल सर्वेंट होता था, जब भी किंग को कुछ खाना परोसा जाता था उससे पहले वो स्पेशल सर्वेंट टेस्ट करता था, उसके बाद ही वो किंग के पास जाया करता था। द किंग नेवर स्प्लेट इन द सेम बेडरूम फॉर द 2 नाइट। और याद रखिएगा किंग जो है वो एक ही बेडरूम में 2 रात से ज्यादा नहीं रुका करता था, यानी वहां पे नहीं सोया करता था, ये याद रखिएगा। ये सब किसने बताया? मेगास्थनीज की बुक इंडिका में है, वहां पे इसका जिक्र हुआ है। अबाउट पाटलिपुत्र मेगास्थनीज हैड रिटन दैट। देखिए पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? इट वाज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। पाटलिपुत्र बहुत ही लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी थी। इट वाज सराउंडेड बाय अ ह्यूज वॉल एंड हैड 570 टावर एंड 64 गेट्स। और वो ये भी बताते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स के द्वारा घिरी हुई थी, जिसमें 570 टावर थे, 64 गेट्स हुआ करते थे। द किंग पैलेस वॉज मेड अप ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। और जो किंग का पैलेस था वो किसके बना था? वुड से बना होता था, डेकोरेट होता था किससे? स्टोन कार्विंग से डेकोरेट होता था। द प्लेस वॉज सराउंडेड विद गार्डन एंड विच हैड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड। जो प्लेस था वो गार्डन का, वो सराउंडेड था, उसमें क्या था कि बर्ड वगैरह जो थे वो रहा करते थे। द हाउस वर मेड अप ऑफ वुड। वहां के जो हाउस थे वो किससे बना करते थे? वुड यानी लकड़ी से बना करते थे। मड ब्रिक यानी कि आपका जो मिट्टी होती है, मिट्टी की ब्रिक, उससे बनते थे। देवर 2 टाइप, 2 और 3 स्टोरी हाई हुआ करते थे वहां पर बिल्डिंग। ये कौन बताता है? ये मेगास्थनीज ने बताया पाटलिपुत्र के बारे में। अब आ जाते हैं अशोका था ग्रेट के बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ग्रेटेस्ट किंग था हमारे भारत की हिस्ट्री में। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू कॉन्वे हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द पिलर एंड रॉक्स। ये पहला रूलर था जिसने अपना मैसेज जो है वो कहां पे लिखवाया? इंस्क्रिप्शन करवाया पिलर और रॉक्स पे, पीपल जिससे पढ़ सकें। दीज इंस्क्रिप्शन वर मोस्टली रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ये जो लैंग्वेज थी, इंस्क्रिप्शन जो थे वो किस किस में रिटर्न में लिखे थे? देखिए प्राकृत लैंग्वेज में और एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। दीज वर ऑल्सो रिटन इन ग्रीक एंड एरेमिक स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। और उसके अलावा ये ग्रीक और एरेमिक स्क्रिप्ट जो है, एरेमिक स्क्रिप्ट और लैंग्वेज जो है उसमें भी लिखी गई है। एट द टॉप ऑफ द पिलर फिगर ऑफ एनिमल वर फाउंड। आप देखेंगे इस जो भी अब कभी आपको जाने का कहीं मौका मिले, देखने को मिले, तो आप देखेंगे इन सब इंस्क्रिप्शन में जो पिलर पे था फिगर जो थी वो एनिमल की आपको दिखने को मिलती है। जैसे कि आप ये देखेंगे आपका नेशनल सिंबल है हमारे इंडिया का, लायन कैपिटल सारनाथ में जो मिला है। उसके बाद आप ये देखेंगे बुल कैपिटल रामपुरवा, ये रामपुरवा बुल है, ये रामपुरवा बिहार में एक जगह वहां से मिला था। ये आज प्रेजेंट जो आपका ओल्ड अब पार्लियामेंट जो है, शायद पहले जो ओल्ड पार्लियामेंट में था उसमें अभी भी राष्ट्रपति भवन में ये प्रेजेंट है। आपका रामपुरवा बुल जो है वो राष्ट्रपति भवन में प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम, थोड़ा सा मैप देखते हैं मौर्यन एम्पायर का। देखिएगा ये जो आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट सिटीज, और उसके बाद है इंस्क्रिप्शन वर फाउंड। रेड से जो भी आपको दिख रहा होगा वहां से इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं और इंपॉर्टेंट सिटीज कहां कहां हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में आते हैं। देखिएगा ये उज्जैन है, ये उज्जैन उस समय इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र ये उस समय बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी। उसके बाद आप पाकिस्तान की तरफ, प्रेजेंट डे पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो तक्षशिला आपको यहाँ पे दिखेगा। ये उस समय बहुत ही ज्यादा क्या हुआ करती थी? बिग सिटीज, बहुत ही ज्यादा अच्छी और बड़ी सिटीज हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करती थी। उसके बाद आप बहुत सारी इंस्क्रिप्शन देखेंगे, जैसे कि आप और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखेंगे, जैसे कि हम आगे देखते हैं।
इंस्क्रिप्शन। आपको यहाँ पे गिरनार में दिख जाएगा एक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, मिली है। आपका सोपारा में दिख जाएगा, रूपनाथ में दिख जाएगा, टोपरा में दिखेगा, आपको मेरठ में दिखेगा, लुम्बिनी में दिखेगा, रामपुरवा में दिखेगा, उसके बाद आपको कंधार में दिखेगा, अफगानिस्तान जो आपका कंधार है वहां तक। तो आप देखिएगा कि कहां तक इसका जो एम्पायर वगैरह था वो फैला हुआ था। आप नीचे जाएंगे ब्रह्मगिरी में आपको दिख जाएगा। ये सारे कुछ इंस्क्रिप्शन और इंपॉर्टेंट सिटीज थी उस समय वहां पे। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड अशोका गिव अप वॉर? अशोका ने वॉर को गिव अप क्यों कर दिया? देखिए बात है 261 बीसी की, मतलब 261 बीसी ही की, और 8 साल आफ्टर 8 ईयर ऑफ बिकमिंग किंग, 8 साल हो गए थे किंग बने हुए, अशोका फॉर द बैटल ऑफ कलिंगा उड़ीसा। अशोका ने एक बैटल लड़ी कलिंगा में, जो आज का प्रेजेंट डे उड़ीसा में लाई करता है। तो ही वॉन द बैटल, वो बैटल तो जीत गया। He decided not fight any more battle because he was horrified seeing the violence and bloodshed in the battle. उसके बाद जब ये कलिंगा का बैटल जो जीत गया अशोका, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब हम कभी भी मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? क्योंकि जो लड़ाई में वायलेंस हुआ और जो आपका खून खराबा हुआ है वो उनको देखा नहीं गया। इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन ही सेड दैट, एक इंस्क्रिप्शन मिली है उसमें ये लिखा गया है, आफ्टर ईयर ऑफ बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड। उसने कहा कि कुछ साल ही बाद मैंने जब किंग बना तो उसके बाद मैंने कलिंगा को कॉन्कर्ड यानी कब्जा लिया। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर, उसने ये लिखा है कि उसमें 1.5 लाख जो थे, 1.5 लाख पीपल जो थे उनको पकड़ा गया। उसके अलावा मोर देन लाख वर किल्ड, उसके अलावा लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया। जब ये सब हुआ तो आई फील सैड, वो अशोका जो था उन्होंने फील किया सैड, बिकॉज वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर्ड, जब भी आप इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्कर्ड करेंगे, लैक्स ऑफ पीपल डाई, बहुत सारे लाखों लोग मर जाएंगे, इंक्लूडिंग जैसे ब्राह्मण मरेंगे, मॉन्क्स मरेंगे और प्रिजनर्स वगैरह बहुत सारे लोग मरेंगे, गिनती नहीं है इसमें कौन कौन मरता है। पीपल काइंड टू देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्लेव्स एंड सर्वेंट ऑल्सो डाइड एंड मैनी लॉस्ट देयर लव्ड वन। उसके अलावा आपके अपने प्रियजन जो हैं, मित्र जो हैं, ये सब भी उस लड़ाई में मर जाते हैं जो आपको प्रिय होते हैं। तो इस सब का कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि जो लड़ाई है वो ना ही लड़िएगा, किसी से बहसबाजी भी नहीं करिएगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आपका हो जाता है तो आप वैसे ही सॉल्व करिएगा, बातों से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, हाथापाई पे कभी भी नहीं उतरिएगा, ब्लडशेड वगैरह ये सब कभी भी नहीं करना चाहिए। आई बिलीव दैट द पीपल शुड बी वॉन थ्रू धम्मा। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए पीपल जो है उनको किस तरीके से जीतना चाहिए, धम्मा के थ्रू जीतना चाहिए, ना कि वार और फोर्स के थ्रू जीतना चाहिए। सो आई डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा एंड टीच अदर अबाउट इट। और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि धम्मा जो है मैं खुद भी पढ़वाऊंगा, मतलब मैं लिखूंगा और दूसरे तक टीच करवाऊंगा कि जो ब्लड शेड है ये सब ना हो पाए। अब आ जाते हैं व्हाट वाज अशोका धम्मा। अशोका धम्मा की बात अभी हमने करी तो, पर वो था क्या अशोका जो धम्मा है वो क्या था ये पढ़ते हैं। देखिए धम्मा इज अ प्रकृत वर्ड, धम्मा जो है प्रकृत वर्ड है, ठीक है, जिसमें फॉर द संस्कृतम धर्मा, संस्कृतम जो धर्म है उससे कुछ कुछ रिलेटेड आप मान। बट अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ एनी गॉड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस। अशोक धम्मा में याद रखिएगा कहीं पे भी वर्शिप यानी पूजा पाठ किसी भी देवी देवता की इन्वॉल्व नहीं है, ना ही किसी को सैक्रिफाइस करना है। ये अशोका धम्मा में याद रखिएगा कि बहुत अच्छे से लिखा गया है। इट वॉज अ सेट ऑफ मॉरल रूल, ये सिर्फ और सिर्फ मॉरल वैल्यू जो है उसका रूल का सेट है। ही वॉज ट्रबल्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, एनिमल सैक्रिफाइस और इल ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव एंड सर्वेंट, क्विरल इन फैमिलीज अमंग द नेबर। उसके बाद ही थॉट दैट एज अ फादर इट वाज ड्यूटी टू टीच हिज सब्जेक्ट। वो मानते हैं कि फादर की अपनी ड्यूटी होती है कि वो अपने सब्जेक्ट में किसी को टीच करें। ही गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन अ रॉक पिलर, इसी के लिए बाद इन्होंने ये जो मैसेज है इंस्क्राइब्ड किया किस पे, रॉक्स और पिलर पे, सो दैट हिज सन एंड ग्रैंडसन शुड फॉलो इट एंड शुड नॉट टेक अबाउट द वार, ताकि कि उनके जो सन और ग्रैंडसन वगैरह जो है वो इस चीज को फॉलो करें, वार को फॉलो नहीं करें। ही अपॉइंटमेंट धम्मा महामत्ता, याद रखेगा एक अपॉइंट किया इन्होंने धम्मा महामत्ता। धम्मा महामत्ता का क्या काम होता था, वो प्लेस टू प्लेस जाते थे और इस धम्मा के बारे में वो टीचिंग दिया करते थे। ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ। और उसके बाद भी ये भी उन्होंने कहा कि आप ऑफिशियल्स को ये कहा उन्होंने कि आप ये मैसेज पढ़िएगा और उन्हें बताइएगा जो पढ़ और लिख नहीं सकते हैं उनको आप ये मैसेज सुनाकर बताइएगा। ही सेंट मैसेंजर टू सीरिया, उन्होंने अपने जो मैसेंजर थे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीट और श्रीलंका भी भेजे थे ताकि धम्मा का जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके।
याद रखिएगा कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में इन्होंने अपने मैसेंजर भेजे धम्मा के स्प्रेड के लिए। अब आ जाते हैं अशोका मैसेज, अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स। देखिए, रिचुअल्स परफॉर्म व्हेन पीपल फेल इल। रिचुअल्स कब परफॉर्म होता है? जब पीपल इल फील करते हैं, यानी अपने आप को मतलब महसूस करते हैं कि बीमारी है या ये है। ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, या तो ओकेशन ऑफ मैरिज में करते हैं, बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब बच्चा जन्म होता है तब, या वो जर्नी पे जाते हैं तब। आर नॉट यूजफुल फॉर फ्रूटफुल। इंस्टेड ऑफ रिचुअल दे हैड फॉलो द फॉलोइंग फ्रूटफुल प्रैक्टिसेस। उन्होंने ये कहा कि रिचुअल्स के अलावा के बजाय इनको कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो करें। देखिए, पहला क्या है? टू बी जेंटल विद स्लेव एंड सर्वेंट। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी अपने दास और दासी, सर्वेंट वगैरह जो है उनके साथ जेंटल पेश आए, तमीज से पेश आए। पेइंग रिस्पेक्ट टू द एल्डर एंड गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण एंड बॉम्स। उसके बाद उन्होंने कहा है, अशोका के धम्मा के मैसेज में जो है वो ये कहा है कि रिस्पेक्ट करें, आप बड़ों की अपने को रिस्पेक्ट करें। उसके अलावा ब्राह्मण्स और मॉन्क्स जो होते हैं उनको आप गिफ्ट दें। ट्रीट ऑल क्रिएचर विद कंपेंसेशन, नॉट टू प्रेज वन रिलीजन एंड क्रिटिसाइज द अदर रिलीजन बट रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर रिलीजन। उन्होंने कहा कि किसी भी एक रिलीजन को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, एक दूसरे रिलीजन को आपको रिस्पेक्ट करनी है, अंडरस्टैंड करना है। अदर वर्क डन फॉर पब्लिक, उसके अलावा कुछ वर्क जो है उन्होंने पब्लिक के लिए किए। उन्होंने रोड को बिल्ड किया, रेस्ट हाउसेस बनाए, वेल को डग किया पीपल्स के लिए। अरेंज द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। उसके अलावा उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के लिए प्रोवाइड किया। अब आ जाते हैं हम समवेयर एल्स, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अभी हम थोड़ा सा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर से पहले द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्टार्टेड। मौर्यन एम्पायर से पहले भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो गई थी। एंड थाउजेंड्स ऑफ लेबर वर एम्प्लॉयड टू कंस्ट्रक्ट इट। हजारों की तादाद में जो लेबर थे वो लगाए गए ताकि ये जो क्या है कि आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्ट हो सके। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर फ्रॉम द पेस्टोरल पीपल। और ये क्यों कंस्ट्रक्ट हुआ था देखिएगा, क्योंकि नॉर्दर्न फ्रंटियर जो है वो प्रोटेक्ट हो किससे? पेस्टोरल पीपल से। दिस वॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर 2000 ईयर। ये याद रखिएगा, इस वॉल को बनने में 2000 साल लग गए हैं। याद रखिएगा क्यों लगे हैं? क्योंकि इनका जो फ्रंटियर है एम्पायर का वो शिफ्ट होता रहा। कभी उनको यही नहीं पता था कि हमारा एम्पायर कहां तक लाई करता है, तो यहां से लेके वहां शिफ्ट हुआ, वहां से वहां पे शिफ्ट हुआ। द वॉल इज 6400 किलोमीटर लॉन्ग। याद रखिएगा 6400 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर लंबी है। और ये मेड किससे बनी है? मेड अप ऑफ ब्रिक, स्टोन एंड ब्रिक से बनी है। दिस वॉल हैज रोड ऑन टॉप। इसके टॉप पे एक रोड है, ठीक है। दिस वॉल हैज वॉच टावर। इसमें वॉच टावर हैं जो हर 100 से 200 मीटर के डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। वॉच टावर मतलब वो देखने के लिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसके लिए। आशा करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जैसे हर चैप्टर में हम ब्रेन बूस्टर डालते हैं, तो कुछ इसमें भी ब्रेन बूस्टर डाले हैं। ब्रेन बूस्टर को पढ़ने से पहले, उसके आंसर देने से पहले आप पहले पूरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को कोट करिएगा, आंसर दीजिएगा। उसके बाद आपको आंसर नीचे मिल जाएंगे, उनसे मिलाइएगा कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं ब्रेन बूस्टर्स पे आ जाते हैं। ब्रेन बूस्टर का पहला क्वेश्चन है, देखिए, द प्लेस वेयर अशोका इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड। वो कौन सा प्लेस है जहां पे अशोका के इंस्क्रिप्शन फाउंड हुए हैं? पहला उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला या डी सांची। अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय, अष्टाध्यायी जो है वो किसने रिटन किया है? वेद व्यास ने, पैनी ने, शुक्रादेवा ने या वाल्मीकि जी ने। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड इन द एम्परर अशोका एडिक्ट। जो अशोका के एम्परर अशोका ने जो एडिक्ट जो भी करवाया है उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। क्वेश्चन 4, द रामपुरवा बुल, अ पॉलिश स्टोन स्कल्पचर नाउ प्लेस इन राष्ट्रपति भवन, वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिएगा, जो रामपुरवा बुल है, जो आज के पॉलिश और स्टोन स्कल्पचर है जो आज के राष्ट्रपति भवन में प्लेस है, वो किस राजा के रेन में बनाया गया था? देखिए, ए चोलास, बी कुशानस, सी द पांड्यास, डी द मौर्यास। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड नॉर्थ वेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर। अर्थशास्त्र के मुताबिक, ठीक है, मौर्यन पीरियड में
नॉर्थ वेस्ट जो था वो किसके लिए इंपॉर्टेंट था? ए कॉटन के लिए, बी गोल्ड और प्रीसियस स्टोन के लिए, सी सिल्वर और कॉपर के लिए, डी ब्लैंकेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, द फेमस कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय द मौर्यन रूलर अशोका वाज फॉट इन द प्रेजेंट डे। जो कलिंगा का वॉर जो मौर्य एम्पायर के अशोका ने लड़ा था वो आज के किस प्रेजेंट डे स्टेट में लाई करता है? ए केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका या डी फिर उड़ीसा। द वाइज मैन हु हेल्प चंद्रगुप्ता मौर्य वाज, वो कौन से वाइस मैन थे जिन्होंने हु हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य? पहला ए वत्स्यायन, बी चाणक्य, सी पराशर, सी कन्नड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, अशोका धम्मा वॉज, अशोका धम्मा में क्या है? ए द प्रिंसिपल ऑफ गुड बिहेवियर, बी एन आइडियल, सी अ कंपोजिट ऑफ आइडिया एमिनेटेड बाय द एम्परर, डी ऑल ऑफ द अबव। चाणक्य वॉज ऑल्सो नोन एज, चाणक्य को क्या और किस नाम से भी जाना जाता है? किस? ए भट्टा स्वामी, बी राजशेखरा, सी कौटल्या और डी विशाखादत्ता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य एम्पायर के दौरान में कौन सी इनमें से कैपिटल सिटी थी उस दौरान? ए पाटलिपुत्र, बी सांची, सी सारनाथ, डी रतनपुर। क्वेश्चन नंबर ए वाले, द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन। नेशनल जो सिंबल है हमारा इंडिया का, जो 3 शेर आपको दिखते होंगे, वो शेर वाली जो मूर्ति आपको दिखती होगी, सिंबल जो है वो कहां से लिया गया है? ए सांची पिलर से, बी सारनाथ पिलर से, सी इलाहाबाद पिलर से या फिर डी लुम्बिनी पिलर से। 3 किंग बिकेम फेमस ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, देयर क्रोनोलॉजिकल इज। 3 रूलर मौर्यन एम्पायर में बहुत ज्यादा फेमस हुए, उनका क्रोनोलॉजिकल एक के बाद एक कौन कौन से थे, ऐसे क्रोनोलॉजिकल में याद रखिएगा। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा अशोका, बी बिंदुसारा चंद्रगुप्त अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य अशोक बिंदुसारा, डी चंद्रगुप्त मौर्य भीमसारा अशोका। आपके आंसर ये हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियोज में।